हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुकी है आप लोगों के लिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अविनाश के कहने पर त्रिशा मैडम नाराज़ ना हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? उसे तो गुस्सा आ रहा था और वो तो नाराज़ भी होती, क्योंकि अविनाश उसे छोड़ करके किसी और लड़की के साथ इतना ज़्यादा। ठीक है, फिर त्रिशा को भी कहाँ ही फ़र्क पड़ता है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है और मैं चेंज करके पढ़ाई करूँगी और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ निकल गई थी। अविनाश के लिए तो उनकी ये हरकत उनको खुद ही भारी पड़ रही थी। कहा वो सिर्फ त्रिशा को इतना रियलाइज़ कराना चाह रहे थे कि अविनाश से वो कितनी मोहब्बत करने लगी है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया था। त्रिशा मैडम तो नाराज़ हो गई थी अविनाश जी से और अविनाश जी बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन वो भी इसका फ़ायदा तो उठाते हैं। जिस तरह से तृषा गुस्से में होकर के ज़्यादा पढ़ाई करती थी, ज़्यादा खुद पर फोकस करती थी, उसका गुस्सा रहना भी थोड़ा बहुत उसके लिए फ़ायदेमंद था। अगले दिन कॉलेज में सारे बच्चे आज फिर से डायसेक्शन हॉल में गए थे, लेकिन आज सिर्फ कार्डवर्क को देखने नहीं, बल्कि बॉडीज़ को और अच्छे से जांच करने कि आखिर किस तरह से उनके हाथ में टूल पकड़ा करके अब धीरे धीरे उन्हें कट लगाना सिखाया जाएगा। टेबल के पास आते ही सबसे पहले तो अविनाश ने ग्लव्स पहन लिए और साथ ही बाकी के स्टूडेंट को भी स्टाफ ने ग्लव्स दे दिया था। तभी प्रोफेसर जो थोड़े काम टोन में कहते हैं, कौन होगा मेरा फर्स्ट स्टूडेंट जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने हाथ में इस वक्त स्कैल्पल उठाए और कार्डवर के सामने आकर खड़ा हो जाए। जैसे ही सारे बच्चों ने ये सुना था, सबके सब हल्का हल्का पीछे होने लगे थे। इवन बॉयज़ भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तब एक लड़का हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, सर आई। लेकिन तभी नज़र आता है कि एक लड़की जो स्काल्पल अपने हाथ में लिए हुए, आराम से ग्लव्स पहने हुए, साथ ही चेहरे पर मास्क लगाए हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार्डवर्क के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। और ये लड़की वाकई ही कौन थी, इस बारे में जानकर के सब लोग हैरान थे कि आखिर तृषा इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कब से हो गई। पिछली बार तो आकर के चक्कर खाकर गिर गई थी मैडम, और अभी अविनाश जो ये देख करके थोड़ा उसके ऊपर रहम खाते हुए कहते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट यू वुड बी एबल टू डू दैट, पीछे हो जाओ। ये सुनते ही तृषा जो प्रोफेसर की आंखों में देखते हुए कहती है, सो दिस वुड बी पार्शियलिटी। आपने खुद कहा है कि जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है वो आगे आ जाए। मैं तो आ गई, अगर आप नहीं चाहते कि मैं। तभी अविनाश उसको रोकते हुए कहते हैं, वुड यू बी एबल टू हैंडल दैट। ये सुनते ही तृषा कहती है, यस सर, मुझे डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली हैंडल तो करना पड़ेगा, वैसे भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये सुनते ही अविनाश जो उसको और ज़्यादा कार्डवर्क के पास ले आते हैं और फाइनली धीरे धीरे उसके ऊपर से वाइट शीट निकालते हैं। जैसे ही सारे लोग बॉडी को देखते हैं, सब लोग अपनी अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगे थे, लेकिन तृषा, उसकी नज़र बिल्कुल शार्प थी इस वक्त, क्योंकि हाँ, उसे डॉक्टर तो बनना ही था और साथ ही उसकी नज़र में इस वक्त गुस्सा था। और जब उसका गुस्सा उसके सामने होता था तो डर कहीं पीछे छूट जाता था तृषा का। यही उसकी खासियत थी। काफ़ी टाइम से तो क्लास में अविराज इस चीज़ की लोगों को प्रैक्टिस दे ही रहे थे। हाँ, थ्योरेटिकली सही, मगर वो हमेशा टूल को अपने हाथ में पकड़ करके बच्चों को सिखाते थे। वहीं तृषा जो कि अपने पहले कट को बॉडी पर लगा चुकी थी, उसने बहुत ही जेंटली ब्लेड को स्किन पर रख करके कट लगाया था, लेकिन साथ ही वो कट बहुत ही ज़्यादा शार्प था। तभी अविराज जो आगे बढ़ते हैं और सारे बच्चों को भी अपनी तरफ आगे बढ़ने का इशारा कर देते हैं और साथ ही अपनी तरफ फोकस करने का भी। वो स्किन के नीचे जो लेयर्स उसे वो स्किन के नीचे के लेयर को दिखाते हुए कहते हैं, दिस इज सबक्यूटेनियस टिश्यू, येलोइश फैट, डोंट कंफ्यूज इट, ओके। ये सुनते ही सारे बच्चे अपने सर को हाँ मिला दिए थे। तभी अविराज जो तृषा के हाथ से उस फोर्सअप को जैसे अभी लेते, तभी तृषा कहती है, व्हाट हैपन सर। ये सुनते ही अविनाश जो कहते हैं, तो क्या आज पूरी क्लास तुम ही लेने वाली हो? कम ऑन, गिव इट टू मी। और फिर वो फोर्सेप को यूज़ करते हुए धीरे धीरे उस कट को एक्सटेंड करते जा रहे थे और टिश्यू को बहुत ही जेंटली लिफ्ट कर रहे थे, ताकि सारे बच्चों को क्लियरली समझ में आए कि किस तरह से पेशेंट्स के स्किन को और लेयर्स को हैंडल करना होता है। क्लास ख़त्म होते होते सारे बच्चे जो कि तृषा के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे, तभी एक लड़की जो उसके बगल में आते हुए कहती है, कैसे कैसे पकड़ लिया वो, और साथ ही इतना शार्प कट कैसे लगाया,
खूनी ऊनी तो नहीं हो तुम? ये सुनते तृषा कहती है, अपनी ग्रिप टाइट रखो और प्रेशर अपने कंट्रोल में रखो तो कट बहुत ही सही लगता है। और वैसे भी क्लास में कई बार तो सर ने सिखाया, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सारा और नताशा तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त एक्साइटेड थी तृषा से यह पूछने के लिए कि आखिर उसके अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। अविराज पर्सनली क्या उसे घर पर भी ट्रेनिंग देते इन सारी चीज़ों की? जैसे ही अभी सारा ये सवाल की ही थी कि तभी तृषा उसे घूरते हुए कहती है, घर पर क्या? वो अपने ऊपर मुझसे कट लगवाएंगे? क्या अजीब फालतू बात कर रही हो, और क्लास में चलो। वैसे भी मेरा मूड नहीं है इस वक्त फालतू बकवास करने का। जैसे भी सारे बच्चे तो क्लास में जाते, लेकिन तभी अविराज ने तृषा को अपने केबिन में बुला लिया था, हॉस्पिटल के केबिन में, जहाँ तृषा, जो कि जल्दी जल्दी इस वक्त आगे बढ़ रही थी क्योंकि इस वक्त उसके स्टाफ जो उसे बुलाने के लिए आए थे वो काफ़ी तेज़ जा रहे थे, जिसे घूरते हुए तृषा गुस्से में कहती है, आप लोग थोड़ा आराम से नहीं चल सकते? भाग क्यों रहे? ये सुनते ही एक सीनियर स्टाफ तृषा को समझाते हुए कहते हैं, डॉक्टर की लाइफ भागने दौड़ने में निकल जाती है, कब कौन सा पेशेंट इमरजेंसी वाला हो तुम्हें नहीं पता, तो भागने की आदत डाल लो। डॉक्टर का हर मिनट बहुत कीमती होता है पेशेंट्स के लिए। थोड़ी देर में अब तृषा, जो अविराज के इस वक्त चैम्बर के ठीक बाहर खड़ी थी, वो धीरे से अंदर की तरफ झांकती और फिर अंदर आते हुए कहती है, आपने मुझे यहाँ क्यों? तभी अविराज जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा बुक है, लाइब्रेरी में थे, मगर ऑब्वियसली तुम लाइब्रेरी में ढूंढती तो तुम्हें कभी नहीं मिलता, इसे रख लो, घर पर जाकर के अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये सुनती तृषा कहती है, पर यह बुक तो सारे बच्चों के पास नहीं है। अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, जितना कह रहा हूँ उतना करो, ये बुक लेकर जाओ। लेकिन तभी तृषा कहती है, नहीं, इट्स चीटिंग, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सारे बच्चों को जब ये बुक नहीं मिली है तो फिर। अविराज जो तृषा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज़्यादा ही सोशल वर्कर बन रही हो? एंड मिसेस तृषा मेहरा, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक प्रोफेसर कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है। बुक लेना है तो लो, वरना रहने दो, इट्स योर चॉइस। तृषा, जो अब अविराज के गुस्से से थोड़ा सा शांत पड़ गई थी, और फिर धीरे से कहती है, पर बाकी बच्चों को? अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी और अपनी एबिलिटी होती है, और उसे देखने के बाद एक प्रोफेसर उसे चूज़ करता है कि वो उसे कैसा स्टूडेंट बनाएगा। तुम जिस चीज़ में मुझे काबिल लग रही हो, इस बुक को पढ़ने के बाद वो और ज़्यादा निखर जाएगी। सिर्फ इस वजह से यह बुक दे रहा हूँ तुम्हें, कोई चीटिंग नहीं करनी है मुझे तुम्हारे साथ। नाउ यू मे लीव। ये सुनते तृषा उस बुक को अपने हाथ में लेती और फिर वहाँ से बाहर निकलते निकलते एक बार अविनाश को थैंक यू बोलते हुए चुपचाप अपने कॉलेज में दोबारा से लौट गई थी। आजकल उसकी ज़िंदगी में ना तो कोई हंसी मजाक की वजह थी और ना ही कोई खेल कूद की। अविराज आए जाए या फिर कुछ भी करे, मगर तृषा को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना होता था। कमरे में ही उसके खाना आ जाया करता था। वो कभी गार्डन में बैठकर झूले पर पड़ती, तो कभी यूं ही घास पर बैठकर, लेकिन उसके आंखों के सामने हमेशा उसकी बुक रहती थी। अगर वो फ़ोन भी देखती तो उसमें भी कोई ना कोई नोट्स ही खुले रहते थे। अब एग्ज़ाम आ रहा था, वो मजाक थोड़ी ना ले सकती थी अपने MBBS के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम को। यहाँ एक तरफ तृषा की लाइफ तो सेटल होते हुए अविराज देख पा रहे थे, लेकिन वहीं अविराज को काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था इन सारी चीज़ों की वजह से। शिवाय जो अविराज के साथ एक मीटिंग में थे, जहाँ अविराज अचानक से ही किसी ख्याल में डूब गए थे। वहीं इस वक्त उनके ठीक सामने बैठा क्लाइंट लगातार उनसे बात कर रहा था, लेकिन अविराज का तो ध्यान कहीं और ही था। तभी शिवाय जो जैसे ही मीटिंग ख़त्म करके बाहर की तरफ अविराज के साथ निकले थे, वो आज पूछ ही लेते हैं कि आखिर मैटर चल क्या रहा है, अविराज इतना ज़्यादा टेंस क्यों रह रहे हैं इस समय। जैसे अचानक ही शिवाय का ये सवाल अविराज के कानों तक पहुंचा था, वो तुरंत इस बात को अवॉइड करते हुए वहाँ से जाने लगे थे, और हमेशा से उनकी आदत थी वो सवालों के जवाब कम ही देना पसंद करते थे। तृषा के अलावा तो वो ज़्यादा किसी से बात तक नहीं किया करते थे। शिवाय जो दोबारा से अविराज को रोकते हुए कहते हैं, अगर कोई बात है तो बता देना होता है अविराज, ऐसे अकेले अकेले परेशान रहने का क्या फ़ायदा। तृषा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है? ये सुनते ही अविराज जो जाकर के फ्रस्ट्रेशन में अपने काउच पर बैठते हुए कहते हैं, डॉक्टर बनने वाली है मेरी वाइफ, और तुझे तो पता है ना, डॉक्टर बनने का मतलब होता है कि 5 साल तो ऐसे ऐसे डायरेक्टली चले गए, उसके बाद से फिर उसे MS करना होगा, क्योंकि वो सर्जरी में बहुत ज़्यादा माहिर बन सकती है। मैंने देखा है उसे और उसकी काबिलियत को। 2 साल वैसे निकल गए,
यशु अपने चेहरे को थोड़ा सीरियसली हाँ मिलाते कहते हैं, हाँ, और फिर तुझे उसे अपनी बीवी बनाने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ अच्छी डॉक्टर बन पाएगी, लेकिन तू उसके साथ वो सब कैसे करेगा विराज? ये सुनकर के विराज जो शिवाय की तरफ घूरते हुए कहते हैं, कम ऑन, क्या सब करने की बात कर रहा है तो? तभी शिवाय कहते हैं, अरे वही सब जो हर लड़की हर बीवी और हस्बैंड के बीच में होता है। तू इसी वजह से परेशान है ना? यह सुनते विराज जो गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, अभी उसकी उम्र ही क्या है? शी इज़ जस्ट 19, अभी पास की है वो नीट, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम है उसका। एंड दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम शिवाय। द प्रॉब्लम इज़ कि वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो चुकी है और मुझे वक्त भी नहीं देती। ये सुनते शिवाय जो अविराज को इस तरह से अपना चेहरा छुपाते हुए देखकर कहते हैं, ओ हो, तो तकलीफ़ हो रही है अविराज जी को? हाँ, वैसे होगी भी। अब बीवी हमेशा पढ़ती रहेगी तो पति को टाइम कैसे देगी? वो शिवाय के ठीक सामने खड़े होते हुए कहते हैं, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा? मजाक उड़ा रहा है मेरा? उसकी भी कोई गलती नहीं है, और ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसका ध्यान देना भी ज़रूरी है पढ़ाई पर इसका मतलब थोड़ा बहुत तो वो मुझे देखती तक नहीं है ठीक से। मैं जाऊँगा, उसे हक करूँगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। उसमें भी वो अपने टॉपिक को रिवाइज़ करती रहती है। मुझे तो उसकी पढ़ाई से भी अब जलन होने लगी है यार। बट इट्स ऑल राइट, उसे डॉक्टर भी तो बनाना है ना, तो इट्स ओके। ये सुनते शिवाय जो अविराज को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हाँ पर ये एग्ज़ाम के बाद होगा ना कुछ टाइम की छुट्टी, तो घुमा ले उसे कहीं और बीच में अच्छा टाइम भी स्पेंड कर लेना। ये सुनते अविनाश को भी एकदम से क्लिक होता है कि हाँ, कुछ दिन की छुट्टी तो होगी और उसके बाद तो त्रिशा बिल्कुल फ्री रहेगी। और तभी शिवाय जो अविनाश के कंधे पर धीरे से मारते हुए कहते हैं, और वो सब भी कर लेना, अब तू तो डॉक्टर है, तुझे तो पता ही है कि मतलब अविराज जो अभी तो अपनी त्रिशा के ख्याल में थे, लेकिन शिवाय की इस बात को सुनकर वो थोड़ा डायरेक्टली पूछने की कोशिश करता है, क्या क्या वो सब? तभी शिवाय जो अपनी एक आँख मारते हुए कहते हैं, अरे वही समझ ना, देख अब मुझे पता है कि तू त्रिशा को प्रेग्नेंट तो नहीं होने देगा, क्योंकि भाई तू तो डॉक्टर है और डॉक्टर होने का यही तो फ़ायदा है हमारा, है ना? जैसे ही शिवाय ने हमारा बोला था, वो एकदम से शिवाय की कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, नूर से तो दूर ही रहना, तो डॉक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू आलतू फालतू काम करेगा उसके साथ। ये सुनते शिवाय कहते हैं, मैं तो तुझे आइडिया दे रहा था, लेकिन नहीं, कुत्ते को घी हजम कहाँ होती है। मेरा ही कॉलर पकड़ करके मुझे धमकाना शुरू कर दिया, साले तुझे तो कुछ पता नहीं, बेकार है। लेकिन अविराज को इस बात की खुशी तो थी। हाँ, अविराज आज फाइनली घर पहुंचे थे तो इस बारे में वो त्रिशा से बात भी करने का सोच तो रहे थे, लेकिन मैडम जी फ्री हो तब तो वॉशरूम तक में वो बैठ करके अपने टॉपिक्स रिवाइज करती थी। अविराज भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि इतना कौन पढ़ता है। हाँ, माना कि वही चाहते थे एक टाइम पर कि त्रिशा अच्छे से पढ़ाई करे, मगर अब उन्हें समझ में आ रहा था कि बीवियों का पढ़ना हमेशा हस्बैंड के लिए थोड़ा बहुत मुश्किलात के सामना तो खड़ा कर ही देता है। फाइनली इसी तरह से कुछ दिन और बीते हैं। अभी एग्ज़ाम्स कंटिन्यू हुए थे, तभी त्रिशा के फ़ोन पर काफ़ी टाइम से उसके मॉम डैड का कॉल आ रहा था। वहीं त्रिशा जो फ़ोन उठाती तो है, लेकिन ठीक से बात नहीं करती, और इस वक्त भी वो अपने फुक की तरफ और साथ ही अपने पेन को इधर उधर घुमाते हुए कहती है, हाँ डैड बोलिए। ये सुनते ही दूसरी तरफ से केशव जी कहते हैं, मैं देख रहा हूँ इस वक्त ज़रा भी ध्यान नहीं है तुम्हारा अपने माँ बाप पर, ऐसे कोई छोड़ देता है? तुमने ही तो कहा था घर की बेटा हो तुम, जिम्मेदारी है तुम्हारी, और इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से कोई मुंह मोड़ता है? लेकिन अभी केशव जी के किसी भी डायलॉग को त्रिशा समझने वाली तो नहीं थी, और वो हर बात पर बस का जवाब दे रही थी, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था इस वक्त उसके मॉम डैड की बातों पर। अरे उसका कल एग्ज़ाम था, ऑब्वियस ही बात है कि उसका ध्यान कहाँ ही रहेगा, वो भी इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम। वो फ़ोन रखते हुए कहती है, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी, कल मेरा एनाटॉमी का पेपर है और मेरे हस्बैंड ही उसके टीचर हैं, अगर मैं उसमें बेस्ट मार्क्स नहीं लाई तो फिर क्या इज़्ज़त रह जाएगी उनकी, और वो मुझे भी बहुत ज़्यादा डांटेंगे। सो मैं आपसे कल बात करती हूँ, और वैसे भी कल एग्ज़ाम का लास्ट है तो कल आराम से बात कर लूँगी। लेकिन कई दिनों से वो यही तो कर रही थी। अब उसके डैड को भी प्रॉब्लम हो रही थी,
लेकिन अब जाकर के केशव जी, जो कि गुस्से में फ़ोन को एक साइड में पटकते और खड़े होते हुए अपने लॉकर में पहुंचे थे, जहां इस वक्त उन्होंने कुछ गहने अपने सामने अपने हाथों में रख लिए थे, और उसकी तरफ देखते हुए हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने तृषा। अपने बाप को ऐसे इग्नोर करता है कोई? हर एक हफ्ते से तुम यही बात किए जा रही हो। हर बार जब भी फ़ोन करता हूँ तो टाल देती हो। सुहाना जी, जो कि पीछे से इस वक्त उनके लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो इस वक्त उनके हाथों में कुछ जेवर देखती है जो कि तृषा का था, वो एकदम से उसे छीनते हुए कहती हैं, क्या आप इसे बेचने जा रहे हैं? तभी केशव जी उनके हाथ से दोबारा से वो ज्वेलरी बॉक्स छीनते हुए कहते हैं, नहीं, उस लड़की को उसकी औकात दिखाने जा रहा हूँ। देख रहा हूँ जब से अविराज उसकी ज़िंदगी में आए हैं, हमारी बेटी तो हमारे हाथों से ही निकल गई है। आपको पता है ना, हमने उसकी शादी वहाँ पर क्यों कराई है? ताकि ज़िंदगी भर हमें बिना कुछ किए आराम से खाने को मिले। लेकिन हमारी बेटी तो फिर से भूल गई अपनी जिम्मेदारी, और साथ ही अपनी औकात भी। अपने बाप को अपने बाप को ऐसे बोल रही है जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ। बाद में बात करती हूँ। बहुत पढ़ाई करने लगी है तुम्हारी बेटी। ये सुनते सुहाना जी कहती हैं, उसका एग्ज़ाम है, मृदुल ने बताया है, बच्ची पढ़ेगी नहीं तो। तभी केशव जी कहते हैं, आपकी छूट ने उसे बिगाड़ रखा है सुहाना जी। वैसे भी आपकी बेटी को समझाना तो पड़ेगा ना कि उसका बाप कौन है। बहुत एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है ना उसे। आज तो उसके घर में तमाशा होगा। और ये बोलकर वो उसी ज्वेलरी बॉक्स को अपने हाथ में लिए हुए कहीं निकलने लगे थे, लेकिन सुहाना जी उनको रोकती रह जाती है। मगर मगर जैसे ही केशव जी पीछे मुड़ करके एक बार सुहाना जी को घूरे थे, वो भी एकदम से शांत पड़ गई थी और डरते हुए खुद से कहती हैं, क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी बच्ची फिर से परेशान हो जाएगी। मैं कभी कुछ नहीं कर पाती हूँ। मृदुल मृदुल को कॉल करके सब बता देती हूँ। वो अगर कुछ कर पाएगी तो कर लेगी, और तृषा को पहले से इत्तला कर देगी तो शायद सारा मामला सुलझ जाए। हाँ, वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और तुरंत ही मृदुल को कॉल करना शुरू कर दी थी। लेकिन इस वक्त मृदुल जी, जो कि कॉल उठाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती, क्योंकि इस वक्त वो अपने कमरे में नहीं बल्कि बाहर थी और बाकी लोगों के साथ गप सड़ाके लगा रही थी। लेकिन तभी एक स्टाफ, जो कि धीरे से आकर बताती हैं, मैम, आपके कमरे में आपका फ़ोन बज रहा है। अब आप। ये सुनते मृदुल कहती है, हाँ हाँ, जाओ लेकर आओ। फ़ोन उसने देखा तो था, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन था, जिसे मृदुल एकदम से अवॉइड करते हुए कहती है, इनका फ़ोन उठाऊंगी तो मूड ख़राब हो जाएगा। इतने अच्छे से हंस रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, और इसमें भी इन्हें चैन नहीं है। मैं नहीं उठाऊंगी। और ये बोलते ही वो फ़ोन को काट करके उस स्टाफ को देते हुए कहती है, इसे चार्जिंग में लगा दो और फ़ोन स्विच ऑफ कर देना। वैसे भी सब लोग बैठे हुए तो अच्छा नहीं लगता बात करना। तब इस बात से उसके ठीक बगल में ही वीर खड़ा था, जो मृदुल से पूछता है, क्या हुआ भाभी, आपका इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप उठा लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए गेम में पॉज ले लेंगे। ये सुनते ही मृदुल, जो कि नाम है, अपना सिर हिलाकर कहती है, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही था, रैंडम सा कॉल, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन वीर ने देख लिया था कि उसमें माँ लिखा हुआ है, और ऑब्वियसली अगर माँ का फ़ोन है तो उसे इस तरह से इग्नोर करना। लेकिन वीर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि शायद झगड़ा हुआ होगा, और क्या। अभी थोड़ी देर में अविराज भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, और जैसे अविराज वहाँ पर आए थे, सारे लोग, जो कि अभी तक तो हंसी ठहाके लगा रहे थे, लेकिन अब सब के सब शांत पड़ गए थे। अविराज भी कौन सा बहुत देर तक वहाँ पर रुकने वाले थे। वो भी तुरंत ही अपने कमरे में जा चुके थे, ये देखने के लिए कि अभी भी क्या मैडम जी वाकई पढ़ाई कर रही है। जैसे अविराज ने फाइनली तृषा को इस तरह से फिर से पढ़ता हुआ देखा था, वो तुरंत ही उसके सामने से बुक हटाते हुए कहते हैं, आंखें दर्द नहीं होती है तुम्हारी, दिन रात पढ़े जा रही हो। तृषा ये सुनकर कहती है, "आ- अरे, मेरा बुक कहाँ ले जा रहे हैं, पढ़ने दीजिए मुझे, मेरा कल एग्ज़ाम है।" ये सुनते हुए विराज उसके सामने बड़ा सा चॉकलेट रखते हुए कहते हैं, इसे खाओ और स्ट्रेस कम करो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अपने आप को इतना तो जानता हूँ कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें तुम भूल नहीं सकती, तो इतना परेशान होकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये सुनते ही तृषा कहती है, थैंक्स बताने के लिए, पर फिर भी मुझे रिवाइज़ कर ले दीजिए, अगर कोई भी चीज़ भूल गई तो। ये तो इतने टफ टफ नाम है उसमें, स्पेलिंग तक अगर गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
को सुनकर अविराज जो उसके ठीक सामने बैठते हुए पूछते हैं, अच्छा, और ऐसा कौन सा स्पेसिफिक वर्ड है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है? ये सुनते त्रिशा कहती है, अरे वो अ, एक एक मेडिकल टर्म है, बहुत ही बड़ा है और अजीब से वो किसी सिम्टम का नाम है। एक मिनट बताती हूँ, क्या नाम था उसका? सूडो सूडो हाइपो ऐसे ही कुछ तो था। वो कुछ तो था ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा। एक मिनट, मैंने बहुत मुश्किल से याद किया उस वर्ड को। सूडो सूडो हाइपो, इट्स सूडो सूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। जैसे ही अविराज ने इस वर्ड को इतना स्पेसिफिक और इतना क्लैरिटी के साथ बोला था, त्रिशा एकदम से अपने मुंह को खोलते हुए कहती है, हाँ, ये इतना आसान है? आपने तो एक ही बार में बोल दिया। मुझे तो उसे ब्रेक करना पड़ता है कई बार। कैसे बोला? तब दैट्स व्हाई आई एम डॉक्टर एंड यू आर माई स्टूडेंट। अब अपने इस छोटे से दिमाग को ज़्यादा मत दौड़ाओ और चॉकलेट खाओ, स्ट्रेस कम होगा। त्रिशा जो अविनाश की तरफ देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ? वैसे मैं कोई स्ट्रेस्ड नहीं हूँ। मुझे क्यों डर लगेगा? मेरा तो सब ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयार है। ये सुनते अविनाश जो उसकी बातों को सुनकर अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है कितना तैयार है। बट डोंट वरी, एग्ज़ाम इतना ज़्यादा ईजी होगा कि तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनते ही त्रिशा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता है आप एग्ज़ाम इजी रखेंगे। वैसे आप कुछ नहीं, छोड़िए। अविराज जो इस वक्त अपनी शर्ट को उतार रहे थे और त्रिशा उनकी तरफ देख देख करके शायद अपनी बातें भूल गई थी, लेकिन इस बात को वो रियलाइज़ थोड़ी ना करवाती अविराज को। तभी अविराज पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ? उधर क्यों चेहरा मोड़ लिया? कुछ पूछ रही थी मुझसे? ये सुनते ही त्रिशा कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस वो बात हो रही थी घर पे फिर से, हमारे बाहर। ये सुनते अविनाश जो उसके ठीक पीछे आते हुए कहते हैं, हनीमून की बात हो रही थी? जैसे ही त्रिशा ने इस वर्ड को सुना था, वो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, हाँ भाई, नहीं मतलब, जैसे अभी वो पीछे मुड़ती, उसे कहाँ पता था कि अविनाश इतने क्लोजली उसकी तरफ झुक कर के ये सारी बातें कर रहे हैं, और वो एकदम से अविनाश के चेहरे के करीब पहुँच चुकी थी। क्या बात है? फिर से बोलते बोलते रुक गई। मुझे देख कर क्या बातें भूलना शुरू कर दी हो? त्रिशा जो कि एकदम से अपनी मुट्ठी कसते हुए हल्का पीछे होकर कहती है, नहीं, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। और ये बोलकर वो जल्दी से अपनी बुक उठा करके अब कमरे से बाहर भाग चुकी थी और अपनी रेलिंग के पास आकर के आराम से टिक कर पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद त्रिशा जो कि अपने पेजेस को पलटते पलटते अभी जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ कर ही देखी थी, तभी उसे इस वक्त अपने डैड यहाँ पर नज़र आए थे, जिसके हाथ में इस वक्त कुछ तो था रेड कलर का। क्या वो कोई ज्वेलरी बॉक्स है? त्रिशा अपने डैड को देखकर समझ नहीं पाते कि वो कौन सा एक्सप्रेशन बनाए, खुश हो जाए या फिर परेशान हो जाए, क्योंकि उसके डैड इस तरह अचानक उसके ससुराल में क्यों? अब केशव जी यहाँ पर आए थे तो सारे लोग उनकी तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं। मृदुल भी थोड़ा परेशान ही होकर सही मगर अपने डैड के सामने पहुँचती और धीरे से उनका पैर छूते हुए कहती है, अब पापा, आप यहाँ? अब अचानक से आपने फ़ोन भी नहीं किया। ये सुनते ही केशव जी जो कि इधर उधर देखते हुए कहते हैं, त्रिशा कहाँ है? बुलाइए उसे। और अविराज जी घर पर हैं? तभी अर्चना जी कहती हैं, अरे नमस्ते भाई साहब, आप कब आए? अब बैठिए ना प्लीज़, त्रिशा को बुलाना है। ये सुनते ही केशव जी कहते हैं, हाँ हाँ, सबको बुलाइए, जितने भी लोग हैं आपके इस वक्त घर पर, सबको बुलाइए। आपके हस्बैंड हैं विश्वराज जी? ये सुनते हुए अर्चना जी कहती हैं, वो अभी जस्ट फ़ोन आया था उनका, वो तुरंत ही आ रहे हैं। कुछ बात है तो? केशव जी कहते हैं, नहीं नहीं, उनको भी आ जाने दीजिए, सब मिल कर के बैठ कर बातें करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। ये सुनते ही त्रिशा जो कि एकदम से शिवर करना शुरू कर दी थी। वैसे तो वो बहुत कोशिश करती थी कि वो अपने डैड के सामने नॉर्मल रहे, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत डर तो लगता ही था। और ऊपर से इस तरह अचानक से ससुराल, वो एकदम से बुक को ले जा कर के अंदर बेड पर फेंकती और फिर अपने आप को पूरी तरह से एक बार शीशे की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, क्यों इतना ओवर थिंक करती रहती हूँ मैं?
ये बोलकर अभी जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी एक स्टाफ उसी को बुलाने के लिए आ रही थी और अपना हल्का सा सिर झुकाते हुए कहती है, आइए ना नीचे, आपके पापा आए हैं शायद मैम। ये सुनते ही तृषा जो कि अपना सिर हाँ मिलाकर कहती है, चलिए मैं आती हूँ। तृषा जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू की थी तब एक आवाज़ आती है, आओ 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 बेटा, एग्ज़ाम है ना कल तुम्हारा, आई होप कि तुम ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। यह सुनते ही तृषा जो कि अपने सर को ना हिलाकर कहती है, नहीं डिस्टर्बेंस की क्या बात है, आप बताइए ना अचानक से कैसे आना हुआ। अर्चना जी कहती हैं, अरे तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तो ससुराल है, क्यों नहीं आ सकते हैं। और अरे ये देखिए आ गई ये भी। विश्वनाथ जी जो कि अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ रहे थे और साथ ही इस वक्त उनके बगल में एक असिस्टेंट भी चल रहा था, लेकिन अचानक से केशव जी को देख कर के वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और अपने असिस्टेंट को थोड़े तेज़ आवाज़ में डांट लगाते हुए कहते हैं, कितनी कितनी बार समझाना पड़ता है तुम्हें, एक ही बात को कितनी बार रिपीट कर रहे हो। जाओ और जाकर के कैसे भी करके उनका साइन लेकर आओ, मुझे इस डील को फाइनलाइज करना है, दैट्स इट, जाओ यहाँ से। को गुस्से में देखकर अर्चना जी उनके पास पहुँचती हैं और धीरे से उनका हाथ दबाते हुए कहती हैं, केशव भाई साहब आए हैं, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं, अच्छा लगता है क्या। विश्वराज जी जो कि अर्चना जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपनी मुट्ठी को दोबारा से काफ़ी कसते हुए कहते हैं, उन्हीं को देख कर तो गुस्सा आ रहा है मुझे, यहाँ क्या कर रही है। अर्चना जी से जैसे उन्होंने सवाल किया था वो तुरंत ही उन्हें घूरते हुए कहती हैं, समझे हैं आपके, इस तरह से बात करेंगे, चाहिए चाहिए जाकर मिलिए उनसे, तब तक मैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ। अविराज जो अभी वॉशरूम से बाहर निकले थे और जैसे ही वो अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आए थे वो देखते हैं कि तृषा मैडम तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही हैं, ये कहाँ चली गई। वो तृषा तृषा आवाज़ भी लगाते और जैसे अभी वो बाहर की तरफ देखने गए थे लेकिन आसपास गैलरी में भी तृषा कहीं नज़र नहीं आ रही थी, जिससे वो बुक की तरफ देखते हैं जो कि यहीं पर पड़ी हुई थी। तब जाकर अविनाश को समझ में आता कि चलो कम से कम थोड़ा देर के लिए सही मैडम जी रेस्ट तो लेने गई, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो रेस्ट लेने नहीं गई है बल्कि मामला तो कुछ और है। अविनाश भी अपने स्टडी में निकल जाते हैं जो कि रूम से ही कनेक्टेड डोर के साथ भी था, जो वो कभी कभी ओपन किया करते थे, क्योंकि जहाँ बुक शेल्फ रखा था उसी के ठीक पीछे से ये दरवाज़ा खुलता था और इस दरवाजे के बारे में अब तक तृषा भी नहीं जानती थी। अविराज आराम से अपनी मीटिंग में बिजी थे और वहीं साथ में तृषा जो कि इस वक्त बाहर बैठे लगातार यही सोचे जा रही थी, क्या करने आए हैं यहाँ पर, और इनके हाथ में ये लाल डब्बा कैसा है, क्या होगा अब, पता नहीं कौन सा नया प्रॉब्लम क्रिएट करने आ गए यहाँ पर। क्या मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया था शायद, हाँ मैंने इनसे बात नहीं की थी इसी वजह से गुस्सा होंगे मुझ पर। अगर गुस्सा ही होना है तो अकेले में हो लेते, ऐसे सबके सामने। और वो एकदम से अपने पापा के ठीक सामने पहुंचते हुए कहती है, आइए ना पापा, अब मुझे आपको कुछ दिखाना है, अब आइए। लेकिन ये सुनते ही केशव जी जो कि तृषा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी हमें कुछ भी नहीं देखना, अभी तो तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी सच्चाई दिखाने के लिए आया हूँ मैं। ये सुनते ही विश्वराज जी जो कि अभी आराम से मेन काउच पर बैठे हुए थे वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए अपने हाथ को लगातार हैंड रेस्ट पर टैप करते हुए कहते हैं, अच्छा, और ऐसी भी क्या बात है जो आप हमें बताना चाह रहे हैं, वो भी तृषा के बारे में, कौन सी सच्चाई है। ये सुनते ही तृषा जो कि एकदम से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करना शुरू कर दी थी और लगातार ये सोचना, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। केशव जी जो अर्चना जी की तरफ एक बार देखते हैं और फिर विश्वराज जी की तरफ और हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, देखिए ये है तो हमारी बेटी, मगर मगर फिर भी हमें ये कहने में काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है कि इसने ऐसी हरकत की है। ये सुनते ही तृषा जो कि अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं पापा, अब आप यहाँ पर ऐसा कोई काम मत करेगा जिससे यहाँ भी सब लोग मुझसे नफरत करने लगे। वो मन में ही बोले जा रही थी लेकिन आंखों में रिक्वेस्ट केशव जी अच्छी तरीके से देख पा रहे थे और यही तो चाहिए था उन्हें, तृषा की आंखों में इस तरह से खुद के लिए इतनी ज़्यादा तरस कि छोड़ दें उन्हें केशव जी। लेकिन नहीं, केशव जी की भी एक अलग से ज़िद थी, हमेशा उसे ये रियलाइज़ कराना कि वो बेटी है और उन्हीं के टुकड़ों पर पलती है। हाँ भले ही खुद केशव जी तृषा से पैसे लें लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा ये रियलाइज़ कराना कि तृषा
जो कि उनकी बेटी होने की वजह से वो बहुत सारे अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन केशव जी उसे जिम्मेदारियों से भागने कैसे दे सकते थे। वो अपने हाथ में पकड़े उस बॉक्स को विश्वराज जी के हाथों में थमाते हुए कहते हैं, हमारी खुद की बेटी के अंदर एक छोटी सी दिक्कत है। घर में बचपन में पैसों की थोड़ी बहुत किल्लत हुआ कर जाती थी, तो इसकी आदत बन गई चोरी करने की। ये सुनते ही तृषा एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रख ली थी, क्योंकि उसके अपने मॉम डैड ने तो उससे मंगवाया था ये जेवर। हाँ, जेवर डायरेक्टली नहीं मंगवाया था, लेकिन उसे पैसे की ज़रूरत थी और वो किससे मांगती। उसके दिमाग में और कुछ चला ही नहीं, जिसकी वजह से उसे ये जेवर ही देना पड़ा उस लैंडलॉर्ड को। जो भी किया था अपने माँ पापा के लिए तो किया था उसने। वो एकदम से पीछे जा कर के अपने आप को जैसे तैसे करके संभालने की कोशिश करती है। तभी पीछे से आरोही जी, जो कि उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, इट्स ओके तृषा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हाथ दो अपना। तृषा को तो आरोही ऐसे संभाल रही थी जैसे कि कुछ हुआ ना हो। दूसरे साइड से नूर भी उसके ठीक बगल में आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मृदुल, जो कि आराम से बैठी हुई थी और तृषा को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी कि आखिर तृषा की वजह से मृदुल की इज्जत पर भी कितना ठेस पहुंच रहा है। और आखिर ऐसा क्यों करती है तृषा, जो हमेशा उसे भी सब कुछ भुगतना पड़ता है। विश्वराज जी, जो कि उस ज्वेलरी बॉक्स को अपने हाथ में लेते हैं और फिर उसे अर्चना जी को थमाते हुए कहते हैं, ये तृषा को दे दीजिएगा। अर्चना जी ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला था, वो हल्का स्माइल करते हुए कहती हैं, भाई साहब, आपको ज़रूर कोई कन्फ्यूजन हुई होगी, ये तो तृषा का ही जेवर है, वो चुराएगी क्यों भला। और वैसे भी मैं अपनी बच्ची को अच्छे से समझती हूँ। हाँ, मेरी बहू है, लेकिन बहू से ज़्यादा बेटी बन चुकी है। वो कभी ऐसा काम नहीं करती। उसे कुछ चाहिए होगा तो हमसे मांग लेगी, क्यों तृषा। तृषा तो पीछे वहाँ डर से और साथ ही शर्म से कांप रही थी, लेकिन कितनी रिलैक्स कर दिया था अर्चना जी और विश्वराज जी ने उन्हें। और साथ यहाँ पर आरोही और नूर भी तो थे उसे संभालने के लिए। युग जो उस जेवर बॉक्स को ले करके तृषा के हाथ में थमाते हुए कहता है, भाभी ये आपका ही है, और जो खुद का हो उसे चोरी करना नहीं कहते अंकल जी। तभी केशव जी खड़े होते हुए कहते हैं, ये जेवर उसने हमारे घर पर हमारे एक आदमी को दिया था, और वैसे भी ससुराल की चीज़ें ससुराल में रहें तो ही अच्छा लगता है। हमने इससे थोड़े से पैसे की मदद क्या मांगी, इसने बोला कि ये जेवर को बेच दो। अरे अब हम ससुराल के जेवर को, वो भी बेटी के ससुराल के जेवर को, ऐसे कैसे बेच सकते हैं। हमने तुरंत ही ये बॉक्स यहाँ पर ला करके रखना ज़्यादा सही समझा। इसे आप लोग भी रखिए और तृषा से थोड़ा संभल कर रहिएगा। कई बार ऐसी हरकतें की हैं इसने। जब इसे कुछ खाने का मन करता था तो हम अगर मना कर दें तो पैसे चुरा लिया करती थी। अरे ये तो दूसरों के घर में भी जा कर के मिठाइयाँ चुरा कर खाती थी। तृषा का ससुराल था ये, और इस तरह की वाहियात बातें आखिर कोई कैसे कर सकता है। और ये कोई नहीं बल्कि तृषा के अपने डैड थे, विश्वराज जी, जो कि एकदम से अब गुस्से में तिलमिला कर खड़े हो चुके थे और केशव जी के सामने आते हुए कहते हैं, अगर आपने उसे अच्छी परवरिश दी होती, उसे अच्छा माहौल दिया होता, तो बच्ची को चुरा कर किसी के घर मिठाई खानी ही नहीं पड़ती। और आप फिक्र मत करिए, हमारे घर में मिठाइयों की कमी नहीं होती है। और अगर मेरी बच्ची को मिठाई पसंद है तो मैं उसके लिए एक रेस्टोरेंट ही गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन खबरदार, जो आपने उसके खिलाफ और एक शब्द बोला तो भूल रहे हैं आप कि आप हमारे घर की छोटी बहू की बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। यहाँ केशव जी अकेले पड़ चुके थे क्योंकि सब उनके खिलाफ थे। और तभी एकदम से केशव जी की नज़र पड़ती है मृदुल पर, और शायद उन्होंने नज़रों से कुछ इशारा किया था कि मृदुल भी तो कुछ उनको सपोर्ट करे, कुछ तो बोले। मृदुल क्या करती और वो क्या ही बोलती, लेकिन तभी वो अपने डैड के डर से खड़ी हो जाती है और फिर तृषा की तरफ देखकर कहती है, नहीं मम्मी जी, आप समझ नहीं रही हैं, वो शायद इसे ये बीमारी है या फिर क्या, मुझे नहीं पता, मगर इसे मज़ा आता है ये सब करके। तृषा, जो कि अभी तक तो अपनी नज़रों को नीचे किए हुए थी, लेकिन अब उसकी नज़र मृदुल पर थी और वो बहुत ही हैरानी से अपनी बहन को देख रही थी कि आखिर क्या बोल रही है ये। उसने ऐसा कौन सी हरकत की है जो
जो उसके बारे में इस तरह की अनाप शनाप बातें चल रही हैं यहाँ पर। मृदुल जो थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, अब ऐसी नहीं है तो बहुत प्यारी, बस बस कुछ चीज़ों की कमियाँ इसे हमेशा से इतना परेशान करके रखी हैं कि अब उसको मिल जाए तो पर कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे डैड उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्चना जी जो कि त्रिशा के पास पहुंचते हुए कहती हैं, त्रिशा ये ख़ानदानी जेवर थे, तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसे इसे बेच नहीं सकते बेटा। केशव जी कहते हैं, वो तो हमने बचा लिया, शुक्रिया करना चाहिए आपको हमारा, वरना ये लड़की तो इसे बेचने ही वाली थी। आप ज़रा संभल कर रखिएगा, वैसे भी चोरी करने की आदत है, तो यहाँ से अगर कोई सामान गायब हो तो आप सबसे पहले शक मेरी बेटी पर ही करिएगा। ये सारी बातों को सुन करके सब लोग जो कि त्रिशा की तरफ देख रहे थे, और साथ ही त्रिशा एकदम से अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। केशव जी अभी आगे कुछ बोल पाते तभी एक आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही उसके नाम पर है, मिस्टर केशव रावत। जैसे ये आवाज़ केशव जी को सुनाई दी थी, वो पीछे की तरफ मुड़ते और सारे लोग की नज़र अब उस तरफ जा चुकी थी। अविराज जो इस वक्त अपने हाथ में अपना फ़ोन पकड़े हुए नीचे की तरफ आ रहे थे, नज़र उनकी अभी भी उनके फ़ोन पर ही थी, जैसे कि वो केशव को ज़रा भी सीरियस ना ले रहे हों। और नीचे पहुंचते हुए वो फाइनली जैसे उनके सामने आए थे, वो फ़ोन को अपने बगल में खड़े एक स्टाफ को थमाते हैं और फिर उनकी तरफ देखते हुए अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर केशव रावत। तभी अर्चना जी कहती हैं, बेटा ये। जैसे ही अविराज उनकी बात सुनते, वो एकदम से अपने हाथों को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, 1 मिनट माम, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? आपकी बेटी को चोरी करने की प्रॉब्लम है। वैसे ये बात तो आपने बहुत सही कही अंकल। आपको पता है इस लड़की ने मेरा जीना हराम करके रखा है, ना मुझे नींद आती है अब, जब से मेरी लाइफ में आई है मुझे सुकून, मेरा चैन सब कुछ चुरा कर बैठी है ये। और फिर वो आराम से उनके कंधे पर अपना हाथ रख करके धीरे से उन्हें त्रिशा की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, है ही इतनी खूबसूरत, यहाँ पर सबके अटेंशन को चुरा कर रखी है वो, और मेरा तो क्या क्या चुरा है मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन आप क्या कह रहे थे, इस घर में अगर चोरी हो तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। जिसका घर है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, उसे चोर नहीं अपनी मर्ज़ी का मालिक कहते हैं। और फिर वो अर्चना जी के हाथ से उस बॉक्स को लेते हुए कहते हैं, ये जेवर मैंने उसे कहा था कि आपको दे दे, वो बिना मुझे बताए कोई काम नहीं करती, और ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, अगर वो मुझे बिना बताए भी ये काम करती तब भी इसमें चोरी जैसी तो कोई बात ही नहीं है। उसके जेवर हैं, जो मन चाहे वो करे, है कि नहीं। और फिर वो अपने चेहरे पर एक डेंजरस सी स्माइल लिए हुए कहते हैं, मगर मेरी बीवी को कोई चोर बोलकर निकल जाए आराम से, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ। आप मुझे घर के बाहर मिलिए, वहाँ बात करते हैं इस बारे में। अभी सब लोगों के सामने आपकी इज्जत करना ज़रूरी है ना मिस्टर केशव रावत। ये बात वो बहुत ही धीरे बोल रहे थे कि किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। तब इस बात पर अर्चना जी कहती हैं, बताओ मेरी बच्ची को खामखा ऐसे, अब सो सॉरी त्रिशा, मैंने भी तुम्हें डांट दिया। तब इस बात पर धीरे से त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं मम्मी जी, आपने डांटा कहाँ मुझे, आप तो बस समझा रही थी, खानदानी जेवर है, उसे बेचना नहीं चाहिए। ये सुनते ही अर्चना जी कहती हैं, मेरी बच्ची, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ तुम्हारा है। कहा तो अभी अभी अविराज ने, ये तो पूरा घर ही तुम्हारा है और तुम्हारे नाम पर हो चुका है, तो फिर तुम्हें जो मन चाहे वो करो। बस अगर कोई बात हो तो अविराज तक पहुंचा दिया करो उसे, ठीक है। ये सुनते ही त्रिशा अपने चेहरे को हाँ मिला देती है, और तभी अविराज जो त्रिशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, आओ त्रिशा, अपने डैड को बाहर तक नहीं छोड़ोगी। जैसे ही अभी वो बाहर निकल पाते तभी अर्चना जी कहती हैं, भाई साहब को कुछ खा तो। अविराज जो अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, बाहर अच्छे से खातिरदारी करूँगा मैं इनकी, आप परेशान मत होइए, हम इन्हें बाहर लेकर जा रहे हैं, चलिए अंकल। और ये बोलकर वो अब फाइनली उन्हें गार्डन की तरफ लेकर आए थे, लेकिन गार्डन से वो अभी केशव जी को बैकयार्ड की तरफ ले जा रहे थे। और ये देखकर के त्रिशा अविराज को रोकते हुए कहती है, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं,
वो तो गेट उधर है ना? अविराज और त्रिशा की तरफ देखकर कहते हैं। तुम खुद अपने बाप से कुछ बोलना चाहती हो या फिर मैं बोलूं? अचानक से उनकी टोन एकदम से बदल गई थी। ये देखकर त्रिशा कहती है, क्या मतलब है? मैं क्या बोलूँगी? अविराज और त्रिशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बीवी जी, अगर आपको कुछ नहीं कहना तो आप अंदर जाइए, बाकी की चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगा, जाओ। त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं, मुझे कुछ कहना तो नहीं है, बस आप पापा को जाने दीजिए। अविराज और त्रिशा की तरफ देखकर कहते हैं, जाने दो उन्हें। मेरी बीवी को सबके सामने इस तरह से जलील किया है और तुम कह रही हो कि जाने दो मैं इन्हें?